नमस्कार। डीडी न्यूज पर हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्ट एट 10 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव श्रीवास्तव। रिपोर्ट एट 10 यानी रात 10 बजे और दिन की 10 बड़ी खबरें। रिपोर्ट एट 10 में बात होगी दिन भर की हर बड़ी खबर की, साथ ही होगी हर खबर की पड़ताल। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता बताएंगे कि क्या है इन खबरों के मायने और क्या है इन खबरों की असली हकीकत। तो आइए शुरुआत करते हैं रिपोर्ट एट 10 की और बात दिन भर की टॉप 10 बड़ी खबरों की। और आइए शुरुआत करते हैं रिपोर्ट एट 10 की और सबसे पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। बता दें आपको पहली खबर हमारी होगी, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को बताया सत्ता के लिए अवसरवादी। क्यों प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है बताएंगे आपको। दूसरी खबर होगी, प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, भारत की आत्मा है सेवा। प्रधानमंत्री ने बड़ा मंत्र यहां से दिया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा तीसरी खबर होगी, नई सड़कें, रेलवे, टेक्सटाइल पार्क, तेलंगाना में विकास की लहर किस तरह से नजर आ रही है रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। चौथी और अहम खबर होगी, बंगाल में सत्ता परिवर्तन, शुभेंदु अधिकारी का एक्शन मोड। क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है, क्या आगे की रणनीति है, क्या एजेंडा तय हुआ है और किस पर काम किया जा रहा है, सब बताएंगे। पांचवी अहम खबर होगी, तमिलनाडु में थलपति विजय युग का आगाज। किस तरह से विजय जीतने के बाद अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उनके आगे की स्ट्रेटेजी है, सब कुछ बताएंगे। छठी अहम खबर होगी, असम में तीसरी बार भाजपा सरकार, हेमंता बनेंगे मुख्यमंत्री। तीसरी बार भाजपा सरकार, हेमंता का आगे का रोड मैप क्या है, किस तरह से काम करते हुए नजर आएंगे और वहां की जनता को किस तरह से और ज्यादा विकसित, वहां के विकासशील जो परियोजनाएं और योजनाएं हैं, क्या कुछ करते नजर आएंगे, सब बताएंगे। सातवीं खबर होगी, यूपी में सीएम योगी कैबिनेट का हुआ विस्तार। किस तरह से इस कैबिनेट का विस्तार हुआ है और इसका क्या आगे आने वाले समय में क्या कुछ नतीजा निकलता हुआ नजर आएगा, कौन से बड़े मंत्री इसमें हैं और क्या पद दिया गया, ये सब कुछ बताएंगे। आठवीं खबर होगी, हॉर्मुज में घेराबंदी, ईरान का अमेरिका को सख्त जवाब। किस तरह से हॉर्मुज का जो संकट है वो अभी भी पनपा हुआ है और क्या कुछ इसमें नया हो रहा है, इंटरनेशनल फोरम पर क्या कुछ चल रहा है, सब बताएंगे। नवी खबर हमारी होगी, माली में जिहादी हिंसा का कहर, 80 लोगों की गई जान। क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, दिखाएंगे आपको। संकट में पाकिस्तान, 10वीं हमारी खबर होगी, संकट में पाकिस्तान, तेज होती बगावत की आग। क्या कुछ वहां पर चल रहा है और इसका क्या कुछ इंपैक्ट जो है वो पूरे दुनिया पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, सब कुछ बताएंगे। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्ट एट 10 की और देखते हैं 10 बड़ी अहम खबरें। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। दरअसल बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस की महिला विरोधी राजनीति पर पीएम मोदी का तीखा वार देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को बताया है परजीवी पार्टी। साथ ही वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने की है जनता से अपील। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर एक के बाद एक ऐसे वार किए जिसने सियासी पारा चढ़ा दिया है। बेंगलुरु की रैली में प्रधानमंत्री ने डीएमके का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर पीठ पे छुरा घोंपने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और पार्टी को अवसरवादी करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ विश्वासघात करना आता है। पीएम ने कहा कि सत्ता के लालसा में चूर कांग्रेस ने पहले ही मौके पर डीएमके की पीठ में छुरा घोंपा। कांग्रेस की पहचान आज एक परजीवी पार्टी की बन गई है और इसलिए वो पहला मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ भी विश्वासघात करती है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप भी लगाया। कर्नाटका से बहुत बड़ी संख्या में बहनें बेटियां एमएलए बनती, एमपी बनती, देश का भाग्य निर्णय करने में भागीदार बनती, लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं होने दिया। देश की नारी, कर्नाटका की महिलाएं कांग्रेस को इस पाप के लिए कभी माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने तेल आपूर्ति संकट के मद्देनजर देशवासियों से पेट्रोल, डीजल और गैस का संयम से उपयोग करने की अपील की है। कर्नाटक से उठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सियासी हुंकार सिर्फ कांग्रेस पर हमला नहीं बल्कि दक्षिण भारत की राजनीति को एक नया संदेश मानी जा रही है। बीजेपी अब भावनात्मक और वैचारिक दोनों स्तर पर कांग्रेस को घेरने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है।
बेंगलोर की शांत वादियों में आध्यात्म और राष्ट्र निर्माण का एक विराट संगम देखने को मिला, जहां एक ओर मंत्रोच्चारण और ध्यान की ऊर्जा थी, तो वहीं दूसरी ओर विकसित भारत का संकल्प। बेंगलुरु स्थित आर्ट ऑफ लिविंग स्थापना के 45 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का मूल तत्व है दूसरों की सेवा। भारत की आध्यात्मिक चेतना का भी यही मूल आधार है। मुझे विश्वास है कि आज जिस ध्यान मंदिर का उद्घाटन हुआ है, वो आने वाली अनेक पीढ़ियों को, हजारों लोगों के लिए शांति और उपचार का केंद्र बनेगा। प्रधानमंत्री ने आर्ट ऑफ लिविंग के 9 राष्ट्र सेवा परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जो आजीविका और नेतृत्व क्षमता, युवाओं को प्रशिक्षण, वृक्षारोपण, चिकित्सा, शिक्षा, प्राकृतिक खेती जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और विकसित होते देश की प्रशंसा की। 13 नवंबर 1981 में आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना बेंगलुरु में की गई। तब से लेकर ये सेंटर भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान और परंपरा को प्रसारित कर रहा है। ध्यान, सेवा और संस्कार के इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ आध्यात्मिक चेतना की बात नहीं की, बल्कि विकसित भारत के विजन को भी नई दिशा देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री का संदेश साफ था, आधुनिकता और आध्यात्म दोनों साथ साथ चलेंगे, तभी आत्मनिर्भर और विकसित भारत का सपना साकार हो सकेगा। हैदराबाद की धरती से पीएम मोदी ने विकास का एक ऐसा ब्लूप्रिंट पेश किया जिसने तेलंगाना की राजनीति और विकास को नई रफ्तार दे दी। 9,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के जरिए सड़क, रेलवे, टेक्सटाइल और हेल्थ सेक्टर को नई सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण का शिलान्यास किया। वहीं संगारेड्डी में जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया की आधारशिला रखी। रेलवे से जुड़ी लगभग 1,535 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही इंडियन ऑयल के मलकापुर टर्मिनल का उद्घाटन भी किया। पीएम ने वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया, जिसे काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है। साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद में जनसभा में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की बातों पर चुटकी ली। मैं रेवंत जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया, वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है मेरे से ही जोड़ो। प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में अत्याधुनिक सिंधु हॉस्पिटल को भी राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी ने विकास, विश्वास और विजन तीनों का बड़ा संदेश देने की कोशिश की। हजारों करोड़ों की परियोजनाओं के जरिए तेलंगाना को इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग, रेलवे और स्वास्थ्य सेवाओं को नई ताकत मिली। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। नवन्ना से लेकर जिलों तक ये सख्त संदेश प्रशासनिक मिशनरी को दिया जा रहे हैं कि अब कानून व्यवस्था और शासन शैली में एक बड़ा बदलाव दिखने को मिलेगा।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सोमवार शाम 5 बजे नबन्ना में पुलिस के शीर्ष अधिकारियों की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करेंगे। डीजीपी के निर्देश पर आयोजित इस बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक, रेलवे पुलिस, सीआईडी, ट्रैफिक और तटीय सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में राज्य की सुरक्षा चुनौतियों और मौजूदा पुलिस व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री विभागीय सचिवों, विधायकों और सभी जिलाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। इस बीच नई सरकार में मंत्री बने दिलीप घोष ने भी राज्य में पिछली सरकार के दौरान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। प्राथमिकता बंगाल को नया ढंग से सजाना है। सारा कुछ खत्म हो गया, कानून व्यवस्था नहीं है, लोग डर डर के जी रहे इतने साल। यहाँ शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य विभाग खत्म हो गया है, उद्योग नहीं है, काम धंधा नहीं है। ये सारी व्यवस्था करना पड़ेगा, उसके लिए समय लगेगा, लेकिन हम तुरंत कार्रवाई से शुरू करेंगे, आपको बदलाव दिखेगा। उधर मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार शुभेंदु अधिकारी जब अपने कोंताई स्थित आवास पहुंचे तो समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। आवास के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, जबकि समर्थकों में नई सरकार को लेकर उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की लगातार बैठकों और सख्त प्रशासनिक सक्रियता से ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि बंगाल में भाजपा सरकार खुद को एक्शन सरकार के तौर पर स्थापित करना चाहती है। तमिलनाडु की राजनीति में आज एक ऐसा अध्याय लिखा गया जिसने 6 दशक पुरानी द्रविड़ राजनीति की जड़ों को हिला दिया। सिनेमा के सुपरस्टार अब जनता के नए सरताज बन चुके हैं। टीवी के प्रमुख विजय अब सिर्फ पर्दे के हीरो नहीं बल्कि सत्ता के बड़े खिलाड़ी बन गए हैं। सी जोसेफ विजय लगभग 6 दशक की द्रविड़ राजनीति से उकताई तमिलनाडु की जनता ने जब बदलाव का बटन दबाया, उसने तमिल सिनेमा के नायक सी जोसेफ विजय को राज्य का नया महानायक बना दिया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राज्य के नवे मुख्यमंत्री के तौर पर विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विजय के साथ 9 और मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। ये सभी विजय की पार्टी टीवीके के विधायक हैं। सहयोगी दल के किसी भी विधायक को फिलहाल मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। अगर सब कुछ सही रहा तो शायद 1967 के बाद पहली बार तमिलनाडु की सरकार में किसी राष्ट्रीय दल को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही सीएम विजय ने जन कल्याण के ताबड़तोड़ 3 फैसले लिए। इनमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली देना, नशे को खत्म करने के लिए एक नई पुलिस टीम बनाना और महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास फोर्स तैयार करना शामिल है। विजय के मुख्यमंत्री बनने पर टीवी के समर्थकों में बेहद उत्साह है। विजय के पैतृक गांव मुथुपेट्टई में भी इस सत्ता परिवर्तन का जश्न मनाया जा रहा है। इससे पहले शनिवार को विजय ने राज्यपाल आर्लेकर को टीवीके, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और आईयूएमएल के विधायकों के समर्थन पत्र सौंपे। इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। राज्यपाल ने विजय को 13 मई तक विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का निर्देश दिया है। फिल्मों में विजय को अक्सर मुश्किल हालात को कुछ घंटों में बदलते हुए दिखाया गया है, लेकिन अब यह चुनौती पर्दे की नहीं, सत्ता में बने रहने की है। तमिलनाडु की जनता को बड़े बड़े वादे कर मुख्यमंत्री बने विजय से जनता को बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन अब असली परीक्षा इन वादों को जमीन पर उतारने की होगी। विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात कर भाजपा सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके साथ ही असम में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने एनडीए नेताओं के साथ राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इससे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा को असम विधानसभा में एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। सभी विधायकों ने 8 प्रस्तावों के माध्यम से एक स्वर में हेमंत बिस्वा शर्मा जी को अपना नेता चुना है और उसके पश्चात असम गण परिषद ने अतुल वोरा जी के नेतृत्व में उनको पूरा समर्थन अपने विधायकों के माध्यम से दिया गया। असम विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 2/3 बहुमत हासिल किया है।
और आइए आपको जामनगर लिए चलते हैं। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से उनका यह भव्य स्वागत किया गया है। तो ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत जामनगर में जब वो पहुंचे तो किस तरह से लोगों ने सड़क के दोनों किनारे प्रधानमंत्री का ये स्वागत किया गया है। तो जामनगर से ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे थे। आइए आपको दिखाते हैं, क्योंकि असम में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। विधायक दल की बैठक में नेता चुने गए हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की वो शपथ ग्रहण करेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा 12 मई को लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। तो आइए रिपोर्टर 10 में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात कर भाजपा सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके साथ ही असम में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एनडीए नेताओं के साथ राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इससे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा को असम विधानसभा में एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। सभी विधायकों ने 8 प्रस्तावों के माध्यम से एक स्वर में हेमंत बिस्वा शर्मा जी को अपना नेता चुना है और उसके पश्चात असम गण परिषद ने अतुल वोरा जी के नेतृत्व में उनको पूरा समर्थन अपने विधायकों के माध्यम से दिया गया। असम विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 2/3 बहुमत हासिल किया है। 126 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 82 सीटें जीती, जबकि सहयोगी दल असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 10-10 सीटें मिली हैं, जिससे एनडीए की कुल सीटों की संख्या 102 हो गई है। हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसके साथ ही वे असम में लगातार 2 कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद संभालने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। असम विधानसभा चुनाव के नतीजों में जलुकबारी सीट से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार 6ठी बार विधायक बने हैं। नई सरकार का शपथ ग्रहण 12 मई को होगा। प्रचंड जनादेश के बाद असम में लगातार तीसरी बार एनडीए सत्ता में लौट रही है। अब नई सरकार के गठन और 5 साल के विकास एजेंडे पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल विस्तार कर एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। जनभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 8 नेताओं को मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मंत्रिमंडल विस्तार में जातिगत समीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। जन भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 8 नेताओं को मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार में भाजपा ने ब्राह्मण, ओबीसी, दलित और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरणों पर विशेष फोकस किया है। मेरा ये संकल्प होगा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने और सरकार में हमें दी है उसका पूरा हम लोग पालन करेंगे, पूरी मेहनत से, निष्ठा से। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं मेरठ दक्षिण से विधायक डॉक्टर सुमेंद्र सिंह तोमर और सिकंदरा से विधायक अजीत पाल को प्रमोट कर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा कृष्णा पासवान, कैलाश सिंह राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है और जो जिम्मेदारी मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, मोदी जी ने, योगी जी ने दी है, उसको अच्छे से निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा। फतेहपुर जिले की खागा सुरक्षित सीट से लगातार 3 बार विधायक चुनी गई कृष्णा पासवान को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो भाजपा लंबे समय से उन्हें दलित महिला चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही थी। वहीं कन्नौज की तिरवा सीट से विधायक कैलाश सिंह राजपूत को शामिल कर पार्टी ने लोधी राजपूत वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है। कैबिनेट विस्तार से स्पष्ट है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का विकास के साथ साथ सामाजिक समीकरण पर भी विशेष ध्यान है। योगी सरकार की कोशिश है कि समाज के हर वर्ग की सरकार में सहभागिता दिखे, ताकि प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर भाजपा यूपी की गद्दी पर काबिज हो सके। हॉर्मुज के समुद्री रास्ते का बढ़ता तनाव अब भी वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसके जहाजों पर हमले का जवाब सैन्य कार्रवाई से दिया जाएगा। वहीं अमेरिकी नौसेना भी लगातार दबाव बनाए हुए है। दोनों देशों की इस आक्रामक भाषा ने हालात को और भी ज्यादा संवेदनशील बना रखा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमेरिका को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। IRGC ने कहा कि अगर अमेरिका ने हॉर्मुज के जलडमरू मध्य में ईरानी तेल टैंकरों या व्यापारिक जहाजों पर कोई हमला किया तो इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और युद्धपोतों पर भारी हमला होगा। IRGC ने कहा कि हमारे सभी मिसाइल और ड्रोन पहले से ही अमेरिकी टारगेट पर लॉक हैं, बस फायरिंग का ऑर्डर मिलने की देर है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। दुनिया का बड़ा हिस्सा इस हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल पर निर्भर है, इसलिए एक बार फिर जंग के बादल मंडराने लगे हैं। ईरानी सेना की प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामीनिया ने भी चौंका देने वाले हमले की चेतावनी दी है। अगर दुश्मन आक्रामकता का सहारा लेता है तो इस बार उसे भी चौंका देने वाले विकल्पों का सामना करना पड़ेगा। इस बार का युद्ध एक ऐसे मोर्चे पर पहुंचा दिया जाएगा जिसकी दुश्मन ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ईरान को सबसे ज्यादा मुश्किल अमेरिकी घेराबंदी से हो रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी के बाद से अब तक 58 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदला गया है और 4 जहाजों को निष्क्रिय किया गया है। सेंट्रल कमांड ने बताया कि यूएस नेवी के FA-18 सुपर हॉर्नेट विमान ने ईरानी झंडे वाले तेल टैंकरों की चिमनियों पर गोला बारूद से हमला किया। एक तरफ ईरान चौंका देने वाले सैन्य हमले की चेतावनी दे रहा है तो दूसरी ओर अमेरिकी जिद ने समुद्री गतिविधियों को और ज्यादा अस्थिर कर दिया है। फिलहाल दुनिया भर की निगाहें इस महत्वपूर्ण और सक्रिय समुद्री गलियारे पर टिकी हुई हैं, जहां एक गलत कदम पूरी दुनिया को अंधकार की और ज्यादा गहरी खाई में धकेल सकता है। आतंक की जिस आग को पाकिस्तान दूसरों के लिए सुलगाता रहा, आज वही आग उसके अपने घर को जला रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुए एक आत्मघाती हमले में 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई। अपनों को खोने के बाद अब पाकिस्तान के भीतर से ही बगावत की आवाजें उठने लगी है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक हम अपनों के ही जनाजे उठाते रहेंगे। पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में एक पुलिस चौकी पर आत्मघाती और घात लगाकर किए गए हमले में कम से कम 15 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। दरअसल ये घटना बन्नू जिले के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हुई, जहां विस्फोटकों से भरे एक वाहन को पुलिस चौकी की ओर बढ़ते देख सुरक्षा कर्मियों ने उस पर गोलीबारी की। इसके बाद जोरदार विस्फोट हो गया।
इसके साथ साथ 5 अफराद जो है वो ज़ख्मी हालत में भी हमें DSQ हॉस्पिटल में मौसूल हो चुके हैं, जिनको फौरी तौर पर शोबा इमरजेंसी में तिब्बी इमदाद जो है वो फराहम की जा चुकी है। विस्फोट के तुरंत बाद उग्रवादियों के एक बड़े समूह ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। हालांकि उग्रवादियों को रोकने के लिए पुलिस कर्मियों ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। जांच एजेंसियों के अनुसार हमले में 1200 से 1500 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। इत्तेहाद उल मुजाहिदीन नाम के चरमपंथी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हमले के बाद आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब अपने ही घर में घिर गया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री मोहम्मद सुहेल अफरीदी ने कहा है कि बंद कमरों में लिए गए फैसलों और थोपी गई नीतियों ने देश को असुरक्षा के दलदल में धकेल दिया है। पाकिस्तान के साथ परेशानी ये है कि वहां आतंकियों को छोड़कर कोई भी सुरक्षित नहीं है। खैर, आतंक के साथ रहने का यही नतीजा होता है। बहरहाल, पाकिस्तान को अब ये समझना होगा कि आतंक की फसल काटकर अमन की उम्मीद कतई नहीं की जा सकती। माली में बंदूकों और बारूद ने गांवों में कई जिंदगियों को तबाह कर दिया है। मध्य माली में हुए ताज़ा हमलों ने ये साफ कर दिया है कि देश में जिहादी हिंसा का खतरा लगातार गहराता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में हुए इन हमलों में कई लोगों की जानें गई हैं। हमले की जिम्मेदारी अलकायदा से जुड़े संगठन JNIM ने ली है। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली एक बार फिर जिहादी हिंसा की आग में झुलस गया है। मध्य माली के कई गांवों में हुए ताज़ा हमलों में दर्जनों निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पिछले कुछ दिनों में मध्य माली में जिहादी हमलों की एक नई लहर में कम से कम 80 लोग मारे गए हैं। इन हमलों की जिम्मेदारी अलकायदा से जुड़े संगठन जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने ली है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने उन गाँवों को निशाना बनाया है जिन्होंने उनके साथ समझौता करने से इनकार कर दिया था। आंकड़ों में स्थिति बेहद भयावह नजर आती है। बुधवार को हुए हमले में कम से कम 30 लोग मारे गए थे, लेकिन शुक्रवार को ही ताज़ा हिंसा में दर्जनों लोग मारे गए। एक स्थानीय अधिकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों में मरने वालों का आंकड़ा 80 के पार हो गया है। माली में सुरक्षा की स्थिति बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है। ये ताज़ा हमला पिछले महीने सत्तारूढ़ सैनी जुंटा पर हुए उस बड़े हमले के बाद हुआ है, जिसे जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन और तुआरेग विद्रोहियों के संगठन आजाद लिबरेशन फ्रंट ने अंजाम दिया था। इस हमले ने सरकार की सुरक्षा तैयारियों की पोल खोल दी थी और अब ये आतंकी संगठन लगातार ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। माली में अप्रैल के आखिरी हफ्ते से हमलों का सिलसिला चल रहा है। 25 से 26 अप्रैल को JNIM ने तुआरेग प्रधान आजवाड़ लिबरेशन फ्रंट के साथ हाथ मिलाया था। माली में बढ़ रही जिहादी हिंसा अब सिर्फ एक देश का संकट नहीं रही, बल्कि पूरे पश्चिम अफ्रीका की स्थिरता पर भी सवाल उठा रही है। ग्रामीण इलाकों में हुए हमले दर्शा रहे हैं कि आतंकी संगठन अब सिर्फ डर फैलाने की नहीं, बल्कि अपनी पकड़ और प्रभाव बढ़ाने की भी कोशिश में है। तो विकास की नई लकीर और राजनीति के बदलते तीखे तेवरों के बीच आज दिन भर खबरों का बाजार गर्म रहा। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना की धरा से विकास का शंखनाद करते हुए सेवा को राष्ट्र की आत्मा बताया और विपक्ष के अवसरवाद पर कड़ा प्रहार भी किया, वहीं देश के अलग अलग कोनों से सत्ता के नए समीकरण उभरते दिखे। चाहे वो बंगाल में परिवर्तन की आहट हो, असम में हेमंता का अटूट विश्वास या तमिलनाडु की सियासत में थलपति विजय का उदय, लेकिन इन घरेलू हलचलों के बीच दुनिया की नजरें हॉर्मुज के तनाव और पाकिस्तान की सुलगती आग पर भी टिकी है। इसी के साथ वक्त है इन तमाम कड़ियों को समेटकर रिपोर्ट एट 10 में आपसे विदा लेने का। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।